नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू किया और मैंने बताया था कि इसमें जो आपको प्रमुख मुद्दे हैं 69 के संदर्भ में, उसे मैं लगातार देता रहूँगा। और ये मैंने संविधान संशोधन का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जिसमें से 44 तक का कल मैंने किया था, जो प्रमुख संविधान संशोधन है, क्योंकि सारे नहीं पढ़ने हैं आप लोगों को। जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी अगर आप देख कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन उतना में से बन जाएगा। 44 तक का मैंने आपको बताया था। अब एक देखिए 45 है, और 45 में कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जो मिला हुआ था, SC ST को जो आरक्षण का जो प्रोविज़न किया गया था वो 10 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है, तो 10 वर्ष से समाप्ति के पहले लगातार इसको फिर से बढ़ा दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो मेरा आरक्षण जो बढ़ा हुआ है वह 2030 तक में जाएगा। ठीक है, इसलिए 1980 में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, इसको कर दिया गया 1990 तक में। 2019 में बढ़ाया गया और वो कर दिया गया कब, 2030 तक के लिए कर दिया गया, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो मेरा चलेगा पार्लियामेंट, जो अब मेरा चलेगा वो चलेगा किस पर, वो चलेगा मेरा पूरा का पूरा 550 यानी 543 सीट पर चलेगा। अब 545 सीट का कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे तो करेंट को याद रखेंगे, क्योंकि करेंट में जो अभी है क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में SC और ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। तो ST और ST के आरक्षण को बढ़ाकर कर दिया गया 2030 तक कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाइए किस पर, तो 52वां पर आ जाइए। और 52वां एक प्रमुख संविधान संशोधन है, और इसको फिर हम लोग को मिलाकर देखना पड़ेगा, किससे, 91 से देखना पड़ेगा इसको मिलाकर। ठीक है, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन जो है वह इसके संबंध में एक और प्रोविज़न तैयार करता है। तो इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के 2 मंडल के सदस्यों को दल बदल मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जिसमें आपको लंबा मैंने थोड़ा सा बहस भी कर दिया था। और आप लोगों को लगा होगा कि सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उतना में से भी काम चलने वाला नहीं है। जब क्लास चलता है तो वो और अधिक डिस्कशन तक में जाएगा, और वो आते आते आज तक में चला आएगा। इसलिए 52वां संविधान संशोधन, और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कौन सा, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि 10वीं अनुसूची को जोड़ने का कारण क्या था। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सेंट्रल पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, और इसके बाद देखा गया कि जो विधायक और सांसद जीतकर किसी पार्टी से जाते हैं, वहाँ पर जाकर वह दल बदल कर लेते हैं। दल बदल करने का कई तरीका है, ऐसा नहीं है कि एक दल से दूसरे दल में प्रवेश कर जाना ही दल बदल का कानून उस पर लागू होता है। दल बदल का मतलब यह है कि आप जिस पार्टी से चुनाव जीतकर जाते हैं, हर एक पार्टी का वहाँ एक व्हीप होता है, यानी आदेश जारी करता होता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे
कि जब अभी चल रहा है संसद में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, बीजेपी पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, तो इस दौरान जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वह अपने पार्टी के मेंबर्स के लिए व्हीप जारी करता है। एक व्हीप वहां पर रहता, प्रत्येक पार्टी का एक व्यक्ति जिसको व्हीप के नाम से जाना जाता है, वह आदेश जारी करता है कि फलाने दिन प्रमुख मुद्दे पर यहाँ पर बहस होगी और आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसमें पार्टी के जो व्हीप है यानी सचेतक जो है वह निर्देश देते हैं कि आपको इस विधेयक के अगेंस्ट में या सपोर्ट में वोट करना है। अगर किसी ने सपोर्ट में वोट नहीं करके अगेंस्ट में वोट कर दिया तो ये भी दल बदल में जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना, यही नहीं है, इससे भी सरकारें अस्थिर होती है और सरकार गिर भी सकती है। आप देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अब चाहिए बीजेपी को कितना? बीजेपी को चाहिए अध्यक्ष के को छोड़कर अगर आप देखने जाते हैं तो 271 मत चाहिए उसको। तो 271 मत अगर नहीं आता है, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि इस पार्टी का कोई सांसद रातों रात बिक गया हो, 3 करोड़ में बिक गया हो, 4 करोड़ में बिक गया हो। अगला दिन जब उसको वोटिंग देने का समय आएगा, या तो वह लेट से बटन दबाएगा, या वह टॉयलेट करने के लिए चला जाएगा, या उस दिन बीमारी का बहाना कर लेगा, ठीक है। इसलिए ये सेटिंग गेटिंग पहले ही हो जाता है और इससे सरकारें अस्थिर हो जाती थी पहले भी और इस समय भी। तो आप देखते हैं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था मेन में कि बहुदलीय व्यवस्था भारत के लिए घातक है। निश्चित रूप से घातक है। आप देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार हाल में बिहार में आप देख चुके हैं कि कितनी दिक्कतें होती है। एक सरकार आती है, वो कोई पॉलिसी लागू करता है, लेकिन जैसे ही सरकार बदल जाती है बहुत सारी पॉलिसियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। बहुत सारा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जो जब पार्टी चलती है तो वह अपने हिसाब से उसको लाता है। बहुत सारे ऑफिसर हैं, आप देखे होंगे कि बिहार में जो गौतम जी थे, लालू यादव के समय में हमेशा वह रह गए एकदम सेंटिंग पोस्ट में, लेकिन जैसे ही आप नीतीश कुमार की सरकार आई उसको डीजीपी बनाया गया, जबकि गौतम जो हैं वह बहुत ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे। तो इस तरह से बातें होती है। प्लस आप देखिए बहुत सारी मुद्दा है, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी मेरी तय होती है, तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी वो देखेगी कि नहीं चाइना बहुत लिबरल है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा मंच है जिसमें सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मुसलमान भी बढ़ चढ़कर उसमें मंत्रालय में रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे भी गुरेज नहीं किया जाता है, जबकि यही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो है वह 36 का आंकड़ा वाला था। लेकिन राजनीति में दोस्त और दुश्मन सभी एक साथ मंच पर आ जाते हैं और वह होता है कि इसमें तो स्वार्थ हित में होता है। आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि एक जगह पर आपको मिलेगी मिलीजुली सरकार का नतीजा मिलेगा, और वहाँ पर देखेंगे आप कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं और जितने विपक्षी दल है वह सारा का सारा रस्सी बांधकर उसको खींच रहा है, यानी यह कांटों का ताज होता है मिलीजुली सरकार। तो इस समय में ये काफ़ी प्रोविज़न आ गया था। दलें हमेशा दल बदल करती थी, किसी को वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो वह सरकार को छोड़ देगा। या फिर आपने देखा कर्नाटका कांग्रेस का क्या असर हुआ, कर्नाटका में सरकार पिछली बार जो बनी थी, एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उसका कम सीट था और कांग्रेस का अधिक सीट था, तो भी वह देखिए सेंटिंग में रह गया। लेकिन फिर भी दोनों नहीं चला, क्योंकि कुमारस्वामी देखिए मीडिया में आया और उसने रोते रोते कहा कि काम ही करने नहीं देता है। तो ये गठबंधन की चाल और चरित्र थी। इसलिए राजीव गांधी की सरकार ने 52वां संविधान संशोधन लाया और इसके द्वारा उसने कहा कि दल बदल, यानी किसी भी दल को छोड़कर अगर कोई सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है, तो उस पर दल बदल का नियम लागू होगा, ठीक है। फिर इसमें कानून बना कि 1/3 मेंबर अगर चला जाता है छोड़कर पार्टी को, तो उस पर दल बदल का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि नहीं, 2/3 अगर छोड़कर जाते हैं तभी आपका दल बदल में लागू नहीं होगा। अगर 1/3 भी जाते हैं तो आपके सारे के सारे सदस्यों की विधायकी या सांसदी रद्द हो जाएगी। इसका आपने ताज़ा उदाहरण भी देखा होगा महाराष्ट्र के संदर्भ में कि शिवसेना की पार्टी से आप बार बार इस न्यूज़ को सुनते होंगे कि अब
2/3 सदस्य निकलकर आपके चले गए। तो जिस दिन 2/3 सदस्य निकलकर चला गया उसी दिन एकनाथ शिंदे ने ताल ठोक दिया कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूँ। और देखे होंगे उसमें कि 2/3 सदस्य जब मिलकर बगावत कर दिया तो शिवसेना का आज पूरा का पूरा सिंबल भी एकनाथ शिंदे के हाथ में है और सरकार भी उसके हाथ में है। ओके, इसलिए दल बदल का कानून बनाना जरूरी हो गया था। यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पास किया गया और 10वें शेड्यूल को इसमें जोड़ा गया। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो नहीं आया तो भी, अच्छा नहीं आया तो भी आप कर सकते हैं। कोई गलती हो जाए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और मैं कोई देवता हूँ नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को हंसी भी लगती होगी कि कैसा साधारण वीडियो बन रहा है, वीडियो अट्रैक्टिंग तो नहीं है। फिर भी देखिए कंटेंट मायने रखता है। और मैं एक जगह पहले पढ़ाने के लिए जाता था, उनसे कुछ बहस हो गई। मैंने कहा कि सर देखिए, मुझे अगर पढ़ाना आता है तो मैं मलाही पकड़ी चौक पर पेड़ के नीचे स्टूडेंट को बैठा कर पढ़ाऊँगा और उसका रिजल्ट ले लूँगा। और जिस दिन मैंने रिजल्ट ले लिया उस दिन पेड़ के नीचे ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कंटेंट मायने रखता है। मैं कितना अच्छा ही ऊपर में थंबनेल बना कर दूँ, ऐसे मुझे आता नहीं है थंबनेल बनाना, बना कर दे दूँ, लेकिन अंदर में कंटेंट अगर अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि बेटा अगर अच्छा हींग होता है ना तो वो हाट छोड़कर बाट में भी बिक जाता है, यानी रास्ते में भी बिक जाता है। इसलिए जज आप लोग को करना है। एनीवे, देखिए ये था उसमें से, और आगे बढ़िए, ये सबको छोड़िए आप। चले आइए 61वां संविधान संशोधन पर। और 61वां संविधान संशोधन से आपको क्वेश्चन रहता है। 61वां संविधान संशोधन में देखिए शुरुआती दौर में क्या था कि मताधिकार की आयु कितनी थी, तो मताधिकार की आयु पहले थी 21 वर्ष। यानी भारत एक ऐसा देश है ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां संविधान लागू होते ही सभी वयस्क लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। ऐसा दुनिया में पहला लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया कि जितने भी 21 वर्ष के लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। लेकिन इसमें फिर घटा दिया गया, अनुच्छेद 326 के तहत में यह संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन है और इसके द्वारा कर दिया गया कि नहीं, अब 21 नहीं बल्कि 18 वर्ष तक में लोग मैच्योर हो जाते हैं और वो लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया कि मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष 18 वर्ष कर दी गई। ओके, 62वां संविधान संशोधन है, जैसा मैंने बताया आपको, प्रत्येक 10 वर्ष पर यह बढ़ जाता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ जाता तो फिर से कर दिया गया। वहाँ आपने देखा था कि 90 और यहाँ पर हो गया कि 89 में संशोधन हुआ और इसको बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। फिर आएगा 2010 कर देगा, फिर आएगा 2020 कर देगा और लास्ट में 2030 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, चौरासीवां संविधान संशोधन 2001। 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर परिसीमन किया जा सके। अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों की संख्या फिर से निर्धारित की जा सकती है, लेकिन की नहीं गई है। जितना सीट दिया गया था वो सीट आज भी है। तो एक देखिए परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग का मतलब क्या? परिसीमन आयोग का मतलब है कि देखिए आबादी तो मेरी प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ रही है,
लेकिन 10 वर्ष पर जब बढ़ रही है तो सांसदों और विधायकों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको वैसा ही रख दे रहा है। इसलिए आप सुनते होंगे कभी कभी कि आप जिस गांव में हो उस पंचायत को काट कर दूसरे पंचायत में मिला दिया गया, क्योंकि उसका एक आबादी का निर्धारित रहता है कितना हमको चाहिए। अभी इस पंचायत में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई तो उसको काट कर दूसरा पंचायत बना दिया जाएगा। लेकिन विधानसभा जो क्षेत्र है उसका गठन संसद के द्वारा ही हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। तो यहाँ पर कर दिया गया कि परिसीमन आयोग क्या करता है, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को रीअरेंज करती है, ठीक है, यानी इससे काटकर उसको मिला देना, उसको काटकर इसमें मिला देना। इसलिए कभी कभी आप देखिएगा कि आप जिस विधानसभा के उम्मीदवार वोटर हैं वहाँ से उसको काटकर किसी दूसरे विधानसभा में डाल दिया गया। 86वां संविधान संशोधन एक नया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। इसलिए आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट आपके पास है, और फंडामेंटल राइट में आप देखिए इस पूरे के पूरे हथेली को आप याद रखिए, पूरा का पूरा फंडामेंटल आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए राइट टू इक्वलिटी को याद रखिए 14 से 18 को। दूसरा में याद रखिए क्या, स्वतंत्रता का अधिकार रखिए, जिसमें आपके पास 7 थे, 7 को घटा दिया गया, 6 कर दिया गया। इसलिए 19 से 22 आप इसमें याद रखिए, ठीक है। अगला जो याद रखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि आपको अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया 23 और 24 में। फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से 28 में, और उसके बाद दिया गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया 29 और 30 में। ये आपका छोड़ दिया गया हथेली, और इस हथेली में डाल दिया गया क्या, इस हथेली में डाल दिया गया कि आप अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डाल दिया गया। कहा गया कि अगर इसमें से कोई भी बीमार होता है तो इसके द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। इसलिए अंबेडकर ने इसी को कहा था क्या, इसी को कहा कि संविधान की यह आत्मा है, सिर्फ अंबेडकर के अनुसार। बाकी अगर आता है क्वेश्चन आपको कि प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को दूसरे डाइसी हैं, अलग अलग हैं, उन सभी ने प्रस्तावना को कहा। एकमात्र अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है, बाकी ने नहीं कहा। 86वां संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था केशवानंद भारती मामले में कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन आप संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। इसलिए हम देखेंगे कि अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर हथौड़ा चलेगा। इसलिए अनुच्छेद 21A अब रह गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित राज्य को निर्देश जोड़े गए हैं, ठीक है, और बाकी छोड़ दिया गया किस पर, केंद्र सरकार को दे दिया गया। इसलिए केंद्र सरकार 75% डोनेशन देती है, 25% रहता है स्टेट का, लेकिन यह रहेगा कहाँ से, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के तक के लिए ही सीमित रहेगा। बाकी जो रहेगा वह 6 वर्ष तक के यानी 0 से 6 वर्ष तक का जो रहेगा वो देखरेख करेगा कौन, वो राज्य सरकार करेगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। 51 क में संशोधन कर 11वां मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया गया। ये देखिए ये भारत की कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, यहीं से दिक्कत होती है। देखिए जहां हम कहते हैं कि आपको मेरे वीडियो को देख लेना चाहिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर रहता है कि इस वीडियो को आपको देखना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बाध्य है कि आपको देखना ही होगा। इसलिए एक तरफ आप मूल अधिकार को डाल देते हैं कि शिक्षा के मूल अधिकार में आपको करना होगा, नहीं करने से आपको पनिशमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए आप इसको जोड़ दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो एक म्यान में 2 तलवार रहेगी। कैसे, आप खुद जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। आज भी आप देखिए बहुत सारे स्कूलों का जब वीडियो जब आपका आता है, क्योंकि के पाठक सर ने कह दिया है कि सभी स्कूलों को ये आप वीडियो बनाइए, उसको डालिए सोशल मीडिया पर। मुझे यह समझ में नहीं आती है कि इतना संगीन काम होता कैसे है। एक देखिए बिहार शरीफ में मेरी ही स्टूडेंट है जो कि टीचर में गई है, वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ
और उस वीडियो में जो बच्चे यूनिफॉर्म जो पहने, एक भी बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे, ठीक है, एक भी बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे। यहाँ तक कि एक बच्ची जो उसका दिखाया पूरा बैक जो है, छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की होगी, उसका पूरा का पूरा ये बैक पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। उसको टीचर हंसा कर खिला कर कविता पढ़वा रहे हैं, आश्चर्य की बात है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो मानवता के खिलाफ एक अपराध ही है। आप उस बच्चे को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे पहले बच्चों का यूनिफॉर्म तो आप तय कीजिए। जब तक बच्चे फ्रेश होकर घर से आएंगे नहीं, उनको एक अच्छा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, जूता उसका चमकता हुआ होना चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चा अगर बिना चप्पल का भी आ गया तो उसको प्रवेश दे दीजिए। मुझे बात समझ में नहीं आती है। शिक्षा का निर्धारण सिर्फ किताब से नहीं होता, शिक्षा का निर्धारण जो डेली रूटीन है उससे होता है कि हम डेली नहा कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फ्रेश होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब न शिक्षा का कोई महत्व रहेगा। वैसे बच्चों को लाकर आप खाली दिखा देते हैं कि टीचर भी मजबूर है, ठीक है। इसलिए हमने एक चीज़ महसूस किया कि प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ देखिए, अगर कोई टीचर जाता बिना प्रेस किए हुए कपड़ा पहन कर जाता है तो उसको शर्म आती है कि स्टूडेंट आ रहा प्रेस करके, हम देखो ऐसे आ रहे। वहाँ टीचर अगर स्मार्ट नहीं है तो वो कुछ तो स्मार्ट बन जाता है। सरकारी स्कूलों की एक मानसिकता मैंने देखी कि अगर जो नया टीचर है वो 1 महीना 10 दिन जाता, पूरा एकदम फ्रेश जूता पॉलिश करके कपड़ा चमका कर, धीरे धीरे वह एज यूजुअल हो जाता है। कौन जाता है कपड़ा आयरन करके, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे उसका स्मार्टनेस घट जाता है। दोनों में एक अंतर मैंने देखा और ये महसूस करने वाली चीज़ है, क्योंकि हम सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि उसको स्मार्ट भी बनाते हैं, और स्मार्टनेस सबसे पहली पहचान है, ठीक है। इसलिए उसको कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है कि आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, आप यूनिफॉर्म में उसको ला रहे हैं तो ठीक है, नहीं ला रहे हैं तो भी ठीक है। एनीवे, इसलिए मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया। जब मौलिक कर्तव्य में जोड़ ही दिया गया तो फादर क्यों इतना परेशान हो? वो तो देखते ठेला पर सब्जी बेचवाता है या धड़ल्ले से हम काम करवाते हैं बच्चों से, ठीक है। इसलिए ये चल रहा है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य में जोड़ दिया गया। ऐसा अगर कर्तव्यनिष्ठ मेरा शिक्षा प्रणाली रहती और अभिभावक रहते तो फिर आज ये स्थिति ही नहीं रहती। इसलिए अब उसको आप मौलिक कर्तव्य में मत जोड़िए, उसको मौलिक अधिकार में, और अपना भी दायित्व निभाइए और गार्जियन का भी दायित्व आप तय कीजिए, तभी हो सकता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि मैं भी देखिए महसूस करता हूँ, डेली हर दिन मैं रूबरू स्टूडेंट से होता हूँ। बीपीएससी करने के लिए स्टूडेंट आ रहा, उसको एक लाइन अगर आप लिखने के लिए कह दीजिएगा, एक पैराग्राफ लिखने के लिए कह दीजिएगा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उसका पसीना छूटने लगता है। हर सही गलत दीर्घई, ठीक है। पैराग्राफ में कहाँ क में बड़ी ई लगेगा, कहाँ क में छोटी ई लगेगा, ये सब मायने रखता है मेन में। आप ये मत सोचिए कि आप जीएस लिखने के लिए जा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपका नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हैं, वहाँ कहाँ की लगेगा और कहाँ की लगेगा, ये जब आपको समझ में नहीं है तो एग्जामिनर उतना बेवकूफ़ थोड़े है। एग्जामिनर चेक करता है कॉपी और तब आपको नंबर मिलता है, ठीक है, ओके। इसलिए आज मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा। 86 अमेंडमेंट तक आप इसको देखेंगे। मैंने कहा कि अगर कोई आपको लगे कि इसमें कुछ छूट रहा है, ठीक है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको पर्सनली दे रहा हूँ, या फिर कमेंट पोस्ट में भी आप कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान दूँगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं जैसे तैसे करके चलूँ, मेरा उद्देश्य है कि आप तक सही कंटेंट पहुँचे और एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर बन जाए, क्योंकि 1 नंबर भी जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।